हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट, ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। और ये एनसीईआरटी आपकी ऐसी होती है कि मेंस में ज्यादा काम आती है। हमें 11th और 12th की दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है, पर ध्यान देना ये कि हमें इसमें सभी चैप्टर नहीं पढ़ने, क्योंकि सभी चैप्टर हमारे यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है और हमें इसमें अपने 11th की में सभी चैप्टर पढ़ने हैं लगभग, पर 12th की में हमें कुछ कुछ पढ़ने हैं। तो वो आपको आगे बता दिए जाएंगे कौन से पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। अब बात कर लेते हैं, आपने जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी जिसमें आपने 6 पढ़ी होगी, 7th 8 9 10, बट उसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई होगी क्योंकि वहां चीजें क्रम में नहीं है। ठीक है, थोड़े छोटे स्तर की चीजें हैं वहां। पर जैसे ही अब आप ये वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे, चारों एनसीईआरटी है ये हमारी 11th की और 12th की, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इनमें चीजें बिल्कुल क्लियर हैं और शुरू से स्टार्टिंग की गई है इनमें। ठीक है, तो स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के काम पर आ जाएगी। ये इंडियन ज्योग्राफी है हमारी। ठीक है, ये मानव भूगोल के सिद्धांत। इस किताब से आपके या इस सब्जेक्ट से आपके मेंस में एक आध क्वेश्चन आता है, तो हमें इसका बस एक या दो चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर आ जाती है आपकी ये वाली ज्योग्राफी, ये भी 12th की है, तो इसमें भी हमें 2-3 चैप्टर पढ़ने। बट जो हमारी ये दोनों एनसीईआरटी हैं ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको नहीं लगता कि नहीं आते होंगे, तो आपका जो इस साल वाला पेपर हुआ है या फिर इससे पहले के भी पेपर हुए, एक बार जीएस पेपर 1 उठा के देखना, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाना, तो वहां ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए जैसे प्लेटवर्ती सिद्धांत क्या है, जो कि हम सब पढ़ लेंगे। ठीक है, और हो सकता है आज की क्लास में हम वो सारी चीज जान जाएं। और अब बात आ जाते हैं कि आखिर ये क्लासेस कैसे होने वाली है। तो इन क्लासेस का पैटर्न रहेगा कि यारों किताब कंप्लीट कराई जाएंगी। पहले हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करते हैं और इसका थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं, विषय सूची। ठीक है, तो हमारी किताब ये वाली आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी 11th क्लास की होती है ये। तो इसकी विषय सूची है। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा ये वाली क्लासेस कैसे होने वाली हैं। तो इसी आप देख सकते हो। तो जो आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इसमें पहला चैप्टर ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, ये 11th वालों का काम का है, उनके लिए छोड़ दो इसे। बट हमारे लिए यूपीएससी के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहां आपको टिक लगे दिख रहे होंगे और उन्हीं से रिलेटेड आपको क्लास भी मिलेंगी। तो कोशिश होगी जो आज हमारी ये 2nd यूनिट है, इसके 2 चैप्टर आज की क्लास में आपको मिल जाएंगे। और फिर जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास आज ये हम पढ़ लेंगे। इसमें समझेंगे बड़े बेसिक से आखिर ये पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड वगैरह इन सब का निर्माण कैसे हुआ। तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम ये दोनों क्लासेस आज हो जाएंगी हमारी। फिर बचती है हमारी 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसके बाद फिर आ जाता है आपका 5th और 6th चैप्टर। तो ये अभी तक यूपीएससी में यहाँ से कोई ऐसे खास क्वेश्चन आए नहीं है, एक आध आ गया तो, पर ज्यादा खास यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये हमें 2 चैप्टर यहाँ छोड़ देने। ओके, फिर आ जाते हैं हम 7 वाले चैप्टर पर, जिससे आपके मेंस में भी इस साल क्वेश्चन आया है। ठीक है, मेंस में जरूर चेक करना। और फिर जैसे 8 चैप्टर भी हमें पढ़ना है। ठीक, 9 भी और 10 11 ये वाला जलवायु यूनिट पूरी पढ़नी है। तो इसमें भी हम 2 क्लासेस ले आएंगे। पहली क्लास में 3 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे इसके, और दूसरी में ये दोनों। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका जल वाली यूनिट। ठीक है, जिसमें महासागरीय जल, महासागरीय जल संचलन, तो ये दोनों चैप्टर एक क्लास में हो जाएंगे। और फिर आ जाएगा आपका 14 चैप्टर, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग इस पूरी बुक को समाप्त करने में या तो आपको 5 से 6 क्लास हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा क्लास नहीं होंगी। ठीक है, 5 या 6 दिन में ये किताब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम फिर भारत वाली है उसको कवर करेंगे, फिर 12th वाली ज्योग्राफी उन्हें पढ़ लेंगे। ओके, इतना हो जाता है। फिर हम करेंगे जो हमारी पॉलिटी है उसकी 6 to 10 तक महामैराथन में सभी कवर करा देंगे। ठीक है, आने वाली जो 11th 12th है उनकी सेपरेट पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो इंपोर्टेंट होती है। फिर आपकी इकोनॉमी की एनसीईआरटी बचती है, उसे भी महामैराथन में हो जाएगी। इस हिसाब से आने वाले टाइम में आपकी स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, और नोट्स आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसी आपकी
एनसीईआरटी कंप्लीट होती रहेगी। ज्योग्राफी के 6 से लेकर 10 तक नोट्स आपके टेलीग्राम पर मिल चुके हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। द यूपीएससी कुरुक्षेत्र नाम से टेलीग्राम है, ओके, वहां नोट्स मिलते रहते हैं। और जो हमारी 11th 12th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसके नोट्स आपको जब मिलेंगे तब 12 तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और एक बार प्लेलिस्ट में जाना कि एनसीईआरटी सारी कंप्लीट करा दी, जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी हो या फिर न्यू एनसीईआरटी हो, ठीक है, और सिलेबस पीवाईक्यू सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो एक बार जाना। क्लास में हम अपने 2 चैप्टर कवर कर लेते हैं, तो आज से ही शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, तो दोनों आज हमारे समाप्त हो जाएंगे। और उम्मीद है कि हमारी क्लासेस ये ऐसी होती हैं कि हम अपने नोट्स बनाने भी खुद ही सीख जाते हैं इसमें, ठीक है, और नोट्स तो बाकी मिल ही जाते हैं। तो इन क्लासों से बेनिफिट ये भी हो सकता है कि आप नोट्स बनाने भी सीख जाओगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 हमारा, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो स्टूडेंट अभी से ही घबराना नहीं है, बिल्कुल सब डिटेल्स में चीजें आ जाएंगी, और नोट्स की टेंशन मत लेना, केवल आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो, चीजों को समझो कैसे क्या होता है। तो चलो थोड़ा सा इस चैप्टर का थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं, आखिर हम इस चैप्टर का कहने का मतलब क्या है। तो देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो कहने का मतलब है जो हमारा आज हम ये ब्रह्मांड देखते हैं, तो आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। चलो शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं, फिर चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ब्रह्मांड था ना, वो पहले एक एकाकी में समाया हुआ था, मतलब मान के चलो एक बिंदु टाइप था, और यहीं पर पूरा ब्रह्मांड जो हमारी पृथ्वी या जो भी आप आज कुछ देख रहे हो वो सिर्फ एकाकी में इसमें समाया हुआ। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण इस एकाकी में तापमान बढ़ा, ठीक, इन सब के कारण इसमें एक भारी विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट में से फिर कुछ गैसें निकली, तो जो वहां फिर एक निहालिका का निर्माण हुआ जो कि बादलों का रूप ले लेती है, ठीक है, और फिर जो इससे कुछ विस्फोट के कारण ग्रहों का निर्माण होता है, फिर उपग्रहों का निर्माण होता है, और फिर गैलेक्सियों का निर्माण होता है, जो कि आने वाले हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी इस चैप्टर में हमें चीजें समझनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो साथ ही आपको नोट्स भी बनाने, पर ध्यान देना पहले अपने चीजों को समझने में, ठीक है। और इसका नाम है मतलब आरंभिक सिद्धांत। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कैसे क्या माना गया, तो उसके बारे में हमें यहाँ थोड़ा देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको अपने नोट्स में नोट करना है, वो टाइटल डालना है आपको, निहारिका परिकल्पना। तो मतलब ये निहारिका परिकल्पना क्या थी, तो समझना इसमें। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, ठीक है। अभी जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एकांकी थी, इसमें कुछ विस्फोट हुआ जिसके कारण कुछ गैसें निकली, तो उन गैसों ने कुछ बादल टाइप के बना लिए थे, तो इसी को बोला गया निहारिका, ठीक है। अब ये जो निहारिका सिद्धांत बता रहा है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये जो बादल में कुछ पदार्थ थे ये इकट्ठे हो गए जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हो गया। तो निहारिका परिकल्पना आपकी बस केवल इतनी सी है, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका कौन सा है उसे देख लेते हैं। तो वो आपका इम्पोर्टेंट है आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, हम किसे मानते हैं अब कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ होगा या उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसे बोलते हैं बिग सिद्धांत, ठीक है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये आपका इंपोर्टेंट है। तो चलो एक बार इसे थोड़ा समझ लेते हैं क्या होगा इस चीज का। जो ये बिग बैंग थ्योरी है क्या कहना चाहती है, देखो इनका कहने का मतलब था कि ये जो एकांकी थी पहले इतनी सी थी, फिर इसका विस्तार होने लगा, ठीक है, इस टाइप की और बढ़ने लगी, ठीक है। ये नहीं कहते कि कुछ निहारिकाओं से ग्रहों का निर्माण हुआ होगा, केवल अभी समझो एकांकी का ऐसे विस्तार हुआ, फिर उसका विस्तार और होने लगा, ठीक है, फिर और होने लगा, जिसके कारण बहुत बड़े ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो ये बिग बैंग थ्योरी इस चीज को दर्शाती है। हालांकि आगे एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है बैलून वाला, उससे भी हम समझ लेंगे। तो आपको नोट क्या करना है पहले वो देख लो। तो इसे 1920 में एडविन एल्बर्ट ने दिया था, ठीक है, और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो बात बताई है वो सही है, ठीक है, और समय बीतने के साथ भी आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है, ठीक है।
इस प्रकार आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आपको ये पॉइंट इसमें नोट करना है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट था, आपको कुछ क्या पॉइंट इसमें लिखने। तो ये वाला इन्होंने यह माध्यम से डायग्राम दिया है कि एक अंक की ये थी, ठीक है। अब फिर ब्रह्मांड थोड़ा ऐसे फैलने लगा, फिर थोड़ा ऐसे फैलने लगा, और उसके बाद फिर आपका इस पोजीशन में ये आ गया, ठीक है। और ये इन्होंने बैलून के रूप में बताया है कि चलो आप कोई बैलून है, ठीक है, यहाँ ये थोड़े, अगर हम इसमें हवा भरते हैं तो बैलून भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे बैलून बढ़ता जाएगा जो आपकी ग्रह या गैलेक्सी है वो भी दूर होती जाएगी। तो इस कारण हम इसे समझ सकते हैं जैसे कि आकाशगंगा भी दूर हो रही है। तो बिग बैंग थ्योरी यही थी। फिर से एक बार देख लो, जो आपकी निहारिका परिकल्पना थी, उन्होंने बताया कि जो एकांकी में कुछ विस्फोट हुआ उसके कारण निहारिका यानी कि एक गैस के बादल टाइप के बने, उसके पदार्थों से हमारे ग्रह का निर्माण हुआ। दूसरी थ्योरी जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो है हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो इसमें क्या था कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और कंटिन्यू होता भी रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इस थ्योरी में था, ठीक है। अब बिग बैंग की जो थ्योरी थी उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो जो आपको नोट भी करना है। क्या है बिग बैंग थ्योरी का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी में वही बातें लिखी हुई हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु, तो मतलब जिससे ब्रह्मांड हुआ, चलो मान के चलते हैं एकांकी इसको कह दिया, ठीक है। यही समझना आप सारी चीज। बिग बैंग की प्रक्रिया में इन अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। अब इस एकांकी में कुछ ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने लगा जिसके कारण एकांकी का विस्फोट हो गया, ठीक है। जब विस्फोट हो गया तो इतना बड़ा हो गया ये, ठीक है। आगे फिर समझो, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तन के 1 सेकंड के अल्पांश के अर्थ ही बृहत विस्तार हुआ, यानी कि 1 सेकंड के बाद ही ये सब बढ़ने लगा, ठीक है। लिखा हुआ है फिर बिग बैंग होने के आरंभ 3 मिनट के अंतर्गत परमाणु का निर्माण होने लगा। तो पहले एकांकी में विस्फोट हुआ, उसके बाद और बढ़ने लगे जिसके कारण परमाणु का निर्माण हुआ, और बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ये थ्योरी आपकी इतनी सी थी। तो 3 पॉइंट आपको इसमें केवल नोट करने थे, ठीक है। ओके, तो ये दो थ्योरी आपकी हो गई। अब देख लेते हैं तारे का निर्माण। तो तारे के निर्माण में देखो आपको ये सब नोट करने जो भी बताते हैं। गंगा असंख्य तारों का समूह है, ठीक है। आकाशगंगा हमारी है ये, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे ये ब्रह्मांड है, ठीक है। अब ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं। कैसी गैलेक्सी? कुछ भी हो सकती हैं। उसमें से मान के चलो हमारी ये मिल्की वे है, आकाशगंगा, इसके अंदर हमारा सौर मंडल है, ठीक है। सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर हम है, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट में आप समझ सकते हो, ठीक है। आगे इसमें क्या नोट करना है, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, ठीक है। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित होते हैं और ये झुंड बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिससे तारे का निर्माण हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब समझा, हाइड्रोजन के कारण कुछ निहारिका आपस में मिले, उनके गुच्छे टाइप की संरचना बनी जिनसे तारों का निर्माण हो गया, और उनमें से एक तारे का नाम है सन, जिसे सूर्य कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस है तारे में, ठीक है। अब एक पॉइंट दे रखा है आपका जो कि यूपीएससी में शायद पीटी में आपका कभी आ जाए, तो आपको पता भी होना चाहिए। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं दूरी का मापन है, ठीक है। जो मतलब एक साल में प्रकाश जितना तय होता है वो समय का नहीं दूरी का मापन है। ये केवल आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक पॉइंट आपके क्या क्या क्लियर हो गए? एक तो आपने अपना ये निहारिका परिकल्पना को समझ लिया कि ठीक है, दूसरा बिग बैंग थ्योरी समझ लिया, तीसरा आपने तारे का निर्माण समझ लिया, और अब आ जाते हैं हम ग्रहों का निर्माण डालना, ग्रहों का निर्माण। और आपसे उम्मीद है कि आप ज्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाओगे, केवल 1-2 पेज में इस फुल चैप्टर के नोट्स अपने कवर कर लोगे। हालांकि नोट्स आपको मिलते रहते हैं, बट नोट्स आपको जब मिलेंगे जब आपकी 12th तक ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो या तो तब तक आप अपने बना सकते हो, या फिलहाल अभी अपनी एनसीईआरटी पढ़ो ढंग से, और जिस दिन आपको नोट्स मिल जाए उस दिन
हमारे नोट्स और अपने नोट्सों की हेल्प से अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। आगे बढ़ो, हमें ग्रहों के निर्माण के बारे में पढ़ना है। लिखा हुआ है जैसे ग्रहों के निर्माण के बारे में, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुठित झुंड हैं। इन गुठित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में किरणों का निर्माण हुआ और किरणों के चारों तरफ गैस व धूल कण की घूमती हुई तरस्ती विकसित हुई। तो मतलब जो निहारिका है, ठीक है, जो भी मतलब गैस है, ये बादलों का वो है। निहारिका का केवल इतना समझो। फिर उसमें कुछ गैसों के झुंड के ये सब टाइप इसमें मिश्रित हुए, ठीक है। आगे फिर पॉइंट में गैसीय बादल का सघन आरंभ हुआ और किरणों को ढकने वाले पदार्थ गोले गोले के रूप में विकसित हुए। फिर इसमें कुछ पदार्थ गोले गोले के रूप में विकसित होने लगे। अब ध्यान देना, यही आगे जाकर ग्रह का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और फिर संगठन की क्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ने लगे। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रह अणुओं में स्थित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पदार्थ कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में जुड़ने लगते हैं, जिनसे एक ग्रह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी हो, ठीक है, बृहस्पति हो। अब एक चीज समझना कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तो छोटी सी लाइन याद रखना, आपको 6th क्लास में भी क्लियर कराई थी कि जो आपके तारे होते हैं स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, और जो आपके ग्रह होते हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस इनमें होता है। तो जैसे सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश है और पृथ्वी के पास कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। ओके, अब देखना इसमें पृथ्वी का उद्भव कैसा हुआ उसमें, ठीक है। पृथ्वी का उद्भव, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। ये बात सही है। जब आपका एकांकी में विस्फोट हुआ, धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होने लगा। तो फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि पृथ्वी ऑटोमेटिक ठंडी होने पड़ लगती है, ठीक है, और उस कारण पृथ्वी पर कुछ बैक्टीरिया टाइप से इंसानों का जन्म होता है। तो ये सब है, वो चीज सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं। तो ये आपने पृथ्वी का यहाँ तक आपका बेसिक है, तो आप इसे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे देख लेते हैं स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। आप जानते हो पृथ्वी की संरचना, जैसे भूपर पट्टी के ऊपर स्थल मंडल, जहाँ स्थान टाइप का, जहाँ हमारे घर वगैरह हैं, तो वो कैसे हुआ, तो ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आगे से, ठीक है। जो जो आपको नोट करने को कहा जाएगा केवल वो ही करना, सारा नहीं। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रवावस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के कारण अलग होने शुरू हो गए। भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर बाहर रह गए। ऊपरी भार की तरफ वे आ गए। ताकि आप जब पृथ्वी चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी तो पढ़ोगे, जैसे कि निकिल वगैरह, ये सब चीज पृथ्वी के कितनी अंदर हमें मिलेंगी, ठीक। फिर आगे देखना, इसमें हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भार की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए और पृथ्वी की भूपर पट्टी का ऐसे ही निर्माण हुआ है, ठीक है। तो बस इतना एक पॉइंट डालना उसमें, और उसमें लिख देना स्थल मंडल का कैसे विकास हुआ। उसमें पॉइंट में आके लिख देना कि टेम्परेचर के बढ़ने के कारण कुछ पदार्थों का मिश्रण हुआ, जिसमें भारी पदार्थ पृथ्वी के अंदर केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपर आ गए, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ, ठीक है। बस ऐसी आपको डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अब आप ऐसा तो नहीं इतना पूरा थ्योरिकल छाप दोगे, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। फिर एक और बात समझना कि जो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है ना, ये दो वजहों से हुई है, ठीक है। एक तो पृथ्वी के कारण, दूसरी हुई है ये चंद्रमा की वजह से, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझना, विभेदन क्या है। तो हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को ही विभेदन कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन यानी कि टकराव
के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर पुनः बढ़ गया। यानी कि एक बार तो पृथ्वी आपकी सतह बन चुकी थी, पर फिर से जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होने लगा तो उसके कारण फिर से टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ गया। और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग अलग हो गए। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती हैं। ठीक है, जो 3 परतें देखते हो ना आप, तो ये, और आंतरिक करोड़, बाह्य करोड़, तो ये इसी का कारण है। पहला कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसे बनी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर ये सब गिरने लगे, ठीक है, जिसके कारण उनके भारी पदार्थ अंदर चले गए और ऊपर हल्के रह गए। फिर दूसरी बात चंद्रमा के कारण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच विभेदन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण पृथ्वी में कई परतें देखने का हमें निर्माण होता है, जिसमें परपट्टी, ठीक है, और ये बाह्य कोण, आंतरिक कोण, ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। केवल इतना ही आपको लिखना है। ओके, आगे फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, वायुमंडल में जलमंडल का विकास, यानी कि पृथ्वी के उसमें हमें दे रखा है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी और पवनता के कारण पृथ्वी से दूर हो गई। ठीक है, तो मतलब जो पहली वाली वायुमंडल थी उसमें हीलियम और हाइड्रोजन अधिक मात्रा में थे, जो ये मतलब पृथ्वी से थोड़े दूर थे। ठीक है, और एक बात और समझना, जो वायुमंडल है उसमें किस गैस की मात्रा वर्तमान समय में अधिक है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में से बहुत सी गैसीय व जलवाष्प निकले। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, जब उसकी परत वगैरह बन गई, तो वहां से गैस और जलवाष्प भी जल के साथ साथ मतलब भाप टाइप का निकलने लगा। ठीक है, और फिर आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में, स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। यानी कि इसमें ये सारी गैसें बहुत कम थी, और लगातार ज्वालामुखी के विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया और वायुमंडल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में गिरावट आ गई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा व जल ग्रहों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। तो ये सब हुआ था। तो मतलब ज्वालामुखी से जो भी आपकी जल वाष्प निकला, ठीक है, तो उसने कार्बन डाई, इन सब गैसों की मात्रा बढ़ा दी, जिससे बारिशों का निर्माण होने लगा और जिससे आपके ये महासागर बने, और इसी से ही गैसें बढ़ने लगी, जिससे हमारा वायुमंडल हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। काफी आपका बहुत ठीक ठाक था और शुरुआत इससे हो जाती है। ठीक है, फिर आपको ये सारे आपके अभ्यास है, ये आपको जरूर करना चाहिए, इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको जरूर करने हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में ना पीटी के ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट पीटी के आते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं। अब आप थोड़े अपने नोट्स कैसे बनाओगे, थोड़ा उसका आइडिया दे देते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो हमारे यूपीएससी के लिए काम का नहीं। दूसरा स्टार्ट करा था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जिसमें हमें पहला पढ़ा था हमने निहारिका परिकल्पना। ठीक है, तो इसमें बता दिया था कि एकांकी में विस्फोट वगैरह हुआ तो बादलों का निर्माण हुआ, जिसमें गैस के बादल थे, ये सब इन्होंने बता दिया। ठीक है, फिर बिग बैंग थ्योरी कि ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है। ठीक, फिर हमने थोड़ा सा इसमें देखा था कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, एंड आगे देखा था फिर पृथ्वी का विकास, ये सब कैसे हुआ, पृथ्वी के इतने अंदरी भाग कैसे बने, और यहाँ जलवायु मंडल या वायुमंडल कैसे आया। ठीक है, एंड इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अपने चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों ही समाप्त कर देंगे। तो चलो चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, दोनों चैप्टर आज ही हम इन्हें देख लेंगे। तो थोड़ा पॉइंट दे रखा है, एक बार आप इसे नोट करना जरूर। और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन
आता ही है, ठीक है। नहीं मेंस आप एक बार उठा के देखना, जीएस पेपर 1 में ये आपके क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। एक पॉइंट है जरूर नोट करना है, पृथ्वी का धरातलीय विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिनमें कौन सी प्रक्रियाएं, एक तो बहिर्जात व अंतर्जात, मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ बाहर से होती हैं, कुछ अंदर से होती हैं, जिस कारण हमें पृथ्वी पर जो भी ये पर्वत टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं, इन्हीं बलों का कारण होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, प्री में क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से कि भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या क्या हैं। जैसे हमें देखो पृथ्वी की जानकारी लेनी है, मान के चलो हमें पृथ्वी की जानकारी लेनी है, तो हम कैसे जान पाए कि पृथ्वी में इतनी कोर होती है, यहाँ कोर होता है, यहाँ भूपर पट्टी है, ठीक है, यहाँ मेटल वगैरह, कैसे जान पाए? तो वैज्ञानिक का ऐसा तो नहीं है कि खुद ही अंदर चले गए पृथ्वी के, जब उन्होंने पता कर लिया कि अच्छा यहाँ ये पदार्थ है, यहाँ ये है, तो कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी जिनके कारण हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें मिली। तो ऐसा क्या है? तो देखो इसके तरीके होते हैं दो। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्रोत आता है इसमें प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। पहले जानते हैं प्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो पृथ्वी की सबसे आसान उपलब्ध होने वाली ठोस पदार्थ, जिसमें जैसे धरातलीय चट्टानें, खनन परियोजनाएं, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें सबसे गहरा अभी तक जो पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदा गया है तो वो है अंटार्कटिका महासागर में कोला जगह में, ठीक है। तो ये 12 किलोमीटर तक गहरा अंदर खोदा गया। आगे क्यों नहीं खोदा गया? क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा, मशीन ही पिघलने लगी, ठीक है। और फिर है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये हमारे स्रोत हैं, कौन से? प्रत्यक्ष। अब आपको क्या करना है, पॉइंट डालना है अपनी नोटबुक में, तो वहां लिखना है आपको भूगर्भ की जानकारी से संबंधित स्रोत कौन कौन से। पहला है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। तो आपको प्रत्यक्ष के नीचे सब पॉइंट डालने की, जैसे कि चट्टान, खनन, ठीक है, परियोजना, ठीक है, ड्रिल मशीन के द्वारा, और फिर है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये चीजें मतलब हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ज्वालामुखी से कुछ हमारे पदार्थ टाइप निकलते हैं, तो हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, या फिर चट्टाने से भी। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष। दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष। नोट्स आपको पॉइंट वाइज में ही बनाने, जब भी आपको पता चलेगा, ठीक है, आपको मतलब एक बार ही देखने में याद हो सकती है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में आ जाते हैं, जैसे कि घनत्व आ जाता है, तापमान आ जाता है, दाब आ जाता है, और इसमें फिर आ जाते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय और भूकंप, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं आपके अप्रत्यक्ष में। और ऐसी पॉइंट डाल डाल के लिखना, अप्रत्यक्ष के नीचे आपको ऐसे लिखने, जैसे कि घनत्व, फिर ताप, दाब, ठीक, भूकंप, इन सब से हम अप्रत्यक्ष स्रोत से ही पृथ्वी के अंदर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पीटी में जरूर ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने भूकंप टॉपिक पर। 7th क्लास की एनसीईआरटी अगर आप अब भी पढ़ रहे हो कंटिन्यू, तो आपको पता चल रहा है चीजें कितने अच्छे ढंग से चल रही। पहले हमें बता दिया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फिर इन्होंने हमें बता दिया कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, फिर पृथ्वी के अंदर क्या है, और अब पता चल रहा है कि आखिर हम पृथ्वी की जानकारी कैसे। तो सारी चीजें ढंग से चल रही है। भूकंप के बारे में समझ लेते हैं। तो पृथ्वी कंपन, तो जब पृथ्वी कंपन करती है वहां से कुछ ऊर्जा निकलती है, तो उसे ही भूकंप हम बोलते हैं। तो पृथ्वी का कंपन यह प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा निकलने के कारण तरंगों में उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कहीं भूकंप आया तो वो ऐसे तरंगों में चलती है आपकी, ठीक। अब देख लेते हैं भूकंप के क्या कंपन कैसे होती है, ठीक है। भ्रंश के किनारों ही ऊर्जा निकलती है, भूपर पट्टी की सैलों में गहरी दरारें ही भ्रंश होती हैं, और भ्रंश के दोनों तरफ सैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो मतलब जो आपकी ये भूपर पट्टी होती है ना, इसमें कहीं जो आपकी दरारें हो जाती हैं उसे ही भ्रंश बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं से ये ऊर्जा निकलती है भूकंप, ठीक है, भूकंप के लिए। अब जो इसकी प्लेटें होती हैं, प्लेटें देखो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बड़े ढंग से समझ में आ जाएगा, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो। तो मतलब कुछ प्लेटें होती हैं, अभी समझो, वो आपस में टकरा जाती हैं, जिसके कारण ये सब भूकंप की घटना देखने को हमें मिलती है। फिर आगे आपको इसमें ध्यान देना है कि जो भूकंप की तरंगे की ऊर्जा होती है ना, वो सभी दिशाओं में जाती है, ठीक है।
अब इतना हो गया। अब हम कुछ अपने पॉइंट याद कर लेते हैं जो कि पीटी में जरूर आएंगे आपके। तो ऐसे पॉइंट आपको जरूर आएंगे, अलग अलग कलर की स्लाइड से इसलिए इन्हें बनाया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है, ठीक है। उद्गम केंद्र, तो आपको टॉपिक डालना है उद्गम केंद्र, तो वो स्थान होगा जहां से ऊर्जा निकलेगी। मान के चलो भूकंप यहां आया, ठीक है, तो पहले ऊर्जा वो कहां से निकली, इस बिंदु से निकली ना, तो इस बिंदु को ही हम उद्गम केंद्र कहेंगे या फिर फोकस, ठीक है, इसे ही बोलते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट आपको दूसरा देखना है, सतत तक पहुंचती है भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, तो ये अभिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगे को महसूस होता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। मान के चलो सबसे पहले ऊर्जा यहां से निकली, तो इसे बोल देंगे हम उद्गम, ठीक, फोकस बोल देंगे, ठीक है। इसकी 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री का कोण ये होता है जानते हो आप, ठीक है, इसके ऊपर ही होता है हमारा अधिकेंद्र, ठीक है। तो भूकंप की ऊर्जा यहां से निकलनी स्टार्ट हुई, क्यों निकली, क्योंकि कुछ प्लेटें आपस में टकरा गई, जिनके टकराने के कारण कुछ एनर्जी निकली, और जहां से पहले निकली वो फोकस या उद्गम, और जहां पर पहुंचती हैं ये, ठीक है, 90 डिग्री में पहुंचेंगी पर ये, तो उसे अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देख लेते हैं हम भूकंपीय तरंगे, ठीक है। जो भूकंप की ऊर्जा होती है आखिर वो कैसे चल रही है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, ठीक है, कहीं इससे भी कम, तो इस चीज को ही तरंगे बोलते हैं। आखिर भूकंप की जो ऊर्जा है वो कैसे चल रही है, कंटिन्यू हाई में है, धीरे है, तो वो कौन सी होती है, दो प्रकार की, एक तो भूगार्गिक तरंगे और धरातलीय तरंगे, ठीक है। मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है ये भूगर्भीय तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, इनमें से एक है पी तरंगे और दूसरी तरंगे आपकी एस तरंगे, ठीक है। बड़े डायग्राम बना लेना ढंग से, ठीक है। और पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहुंचने वाली इन्हें प्राइमरी तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पी तरंगे जैसे गैस, तरल, ठोस, ये तीनों प्रकार से गुजर सकती हैं। दूसरी तरंगे एस तरंगे, एस तरंगे धरातल कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। पहले पी तरंगे, इसलिए इन्हें सेकेंडरी तरंगे बोलते हैं। ये केवल ठोस से ही पार होती हैं, ठीक है। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये मतलब परिवर्तन कर जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ठोस के माध्यम से ही चलती हैं, बट जैसी कोई मतलब गैस वगैरह तरल आ गई तो ये विपरीत हो सकती हैं अपने मार्ग से, ठीक है, तो ये विपरीत हो जाती हैं, ओके। फिर आगे एक पॉइंट दे रखा है, तो परिवर्तन तरंगे वापस लौट आती हैं जबकि अपरिवर्तन तरंगे दिशाओं में चली जाती हैं, ठीक है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे सेल विस्थापन होता है और इमारतें गिरती हैं, ठीक है। तो आपकी जो दूसरी टाइप की तरंगे थी ना, धरातलीय तरंगे, वो आपके लिए ज्यादा वो है, ठीक है। उसी कारण आपको पृथ्वी पर पहाड़ टाइप के देखने को मिले। तो इस चीज का अगर हम डायग्राम बना दें तो कितना बढ़िया रहेगा। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की, ऐसा ही अपने कॉपी पर बनाना, हालांकि नोट्स मिल जाएंगे। एक तो भूगार्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पर तो इतने ढंग से नहीं हो पाता, तो आप नोट जरूर अच्छे से बनाना। ये दो प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, ठीक है। पी तरंगे प्राथमिक तरंगे, ये पहले पहुंच जाती हैं, ठोस गैस तीनों में गुजर जाती हैं। एस तरंगे केवल ठोस में गुजर पाती हैं। और फिर आती है आपकी धरातलीय तरंगे, ये ज्यादा विनाशकारी होती हैं और ये मकान इन सब को गिरा सकती हैं। तो पीटी में हो सकता है ये पूछ ले, भूगार्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे से कौन ज्यादा अधिक हानिकारक है, कौन घर या पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के लिए उत्तरदायित्व है, तो उसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, धरातलीय तरंगे, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ आपको दिखा रखा था तरंगों का, वो प्राइमरी तरंगे थी, क्योंकि भाई तीनों चीजों से निकलनी है, वो गैस से भी निकलनी है, ठोस से भी, सबसे, तो इसलिए आर पार चली जाती हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ मतलब बता रखा है कि मतलब उद्गम, ये केंद्र से तरंगे कैसे जाएंगी। और दूसरी टाइप की आपकी एस, जो कि आपकी ठोस से ही निकल पाती हैं, ठीक है,
बट जैसे इनके बीच में कुछ और अन्य माध्यम आ गया उससे विपरीत दिशा में हो जाती है, पूरी पार नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये सब आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब यहाँ थोड़ा लिख रखा है जैसे भूकंप के प्रकार देख लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ऐसी चीजें काम आ जाती हैं। ठीक है, तो भूकंप के टाइप देखें तो विवर्तनिक, टेक्टोनिक भूकंप ही सबसे अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंशस्थल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण आते हैं, यानी कि ठीक है, जैसे चट्टाने प्लेटें इधर उधर हो गई, टेक्टोनिक बड़े ढंग से आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके कारण ये भूकंप आते हैं। पहला टाइप चट्टानों के खिसक जाने के कारण आने वाले भूकंप। ठीक है, फिर ज्वालामुखी के भूकंप आ जाते हैं, अगर हम कहीं खदान वगैरह ये सब करते हैं तो इनसे भी भूकंप आ जाते हैं, या फिर हम कभी परमाणु या विस्फोट ये सब करते हैं वहां से भी आ जाते हैं, और ये बांध वाले क्षेत्र में भी आते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार के अपने भूकंप होते हैं। भूकंप की मापी के लिए जो पेटी में आ सकता है, भूकंप की मापी, भूकंपीय घटनाओं की मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर होती है। भूकंप की तीव्रता की मापी किससे होती है? रिएक्टर स्केल से। ठीक है, तो ये रिएक्टर स्केल आपके लिए इंपोर्टेंट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट, भूकंप के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, जैसे कि भूमि हिल जाती है, ऐसे धरातलीय विसंगति हो जाती है, भूस्खलन ये सब होता है, मृदा द्रवण बनने लगता है, धरातल पर एक तरफ झुकाव आने लगता है। ठीक है, हिमस्खलन होने लगता है, धरातलीय विस्थापन होने लगता है, बांध एवं तटबंध ये सब टूटने लग जाते हैं, आग लग जाती है, इमारत वगैरह ये सब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट इंपोर्टेंट होते हैं, पता तो होना ही चाहिए क्योंकि मेंस में आ जाता है, तो ये लिखने पड़ते हैं। अब आ जाता है हमारा पृथ्वी के बारे में, अब हम समझ लेते हैं पृथ्वी की संरचना। ठीक है, पृथ्वी की संरचना 3 टाइप में। ठीक है, भूपरपट्टी, मेटल, क्रोड। ठीक है, क्रोड के भी भाग होते हैं, आंतरिक भाग, बाह्य भाग, पर बेसिक याद रखो आप। जो भूपर पट्टी पढ़ लेते हैं, पृथ्वी का सबसे भारी भाग है, यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूटने जाने की प्रवृत्ति होती है, और भूपट पट्टी की मोटाई महाद्वीप व महासागर से नीचे अलग अलग है। ठीक है, एक बात और समझना, आप एक बात समझना थोड़ी सी, कि जो एक तो है महाद्वीप, ठीक है, और महाद्वीप के नीचे है, यहां है महासागर, तो गहरा क्या होगा आपके अनुसार? महासागर ज्यादा जमीन के अंदर गहरा होगा या महाद्वीप ज्यादा गहरा होगा? अब आप बहुत लोग कहेंगे कि महासागर ज्यादा गहरा होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, महाद्वीप ज्यादा गहरा होगा, ठीक है, महासागर की तुलना में। ठीक है, क्योंकि महासागर तो देखो ऊपरी ऊपरी सतह पर है, बट जो हमारा महाद्वीप है वो तो अंदर की तरफ भी है ना। हालांकि जो आगे वाला चैप्टर आएगा उसमें भी जहां महासागर ये सब पढ़ेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा हमारा, जो भी हमारे थोड़े छोटे छोटे डाउट आएंगे सब क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम। महासागरों में भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम होती है, औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीप के नीचे 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई 70 किलोमीटर तक है। तो कहने का मतलब यही है कि महाद्वीप इनकी गहराई ज्यादा होती है। भूपर पट्टी का यही है, ऊपर की परत को ही भूपर पट्टी कहते हैं। यह आपका डायग्राम बना रखा, तो ऐसा डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, तो भूपर पट्टी 0 से 100 किलोमीटर तक मिलेगी हमें, यहाँ पहाड़ महासागर सब यही है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मेटल। लावा भरे होने के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि वो चुंबकीय क्षेत्र आखिर करता क्या है? तो वो जो सूर्य से हमारी हानिकारक कुछ किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाता है क्रोड। तो ये 2 टाइप का होता है, द्रव व ठोस। ठीक है, जिसे बाह्य या अंत्य क्रोड कहते हैं। तो ये तो आपने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ ही लिया कि पृथ्वी में आखिर ये परतें कैसी आई। ठीक है, ओके। अब आ जाता है फिर दूसरा मेटल। ठीक है, तो ये भूगर्भ की पट्टी के नीचे को भाग को मेटल कहते हैं, और ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, इसमें ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल होता है। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक है, और ज्वालामुखी
उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। ठीक है, यहीं से ही लावा ऊपर आते हैं। ठीक है, भूपर पट्टी एवं मेटल के ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्रोड, तो पृथ्वी के नीचे का हिस्सा है। बहुत भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई तक है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। फिर क्रोड भारी पदार्थें मुख्यतः यहाँ से क्या क्या मिलता है, तो निकेल और लोहा, निफेन, ये सब निकलता है यहाँ से। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में बता रखा है, तो ये भी हम पॉइंट नोट करना है आपको कि ज्वालामुखी वह स्थान जहां से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टाने पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, तो मतलब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर वह स्थान होगा जहां से ये सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो और अभी निकला हो तो इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और तरल चट्टाने पदार्थ मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है जब तक यह पदार्थ मेटल का ऊपरी भाग होता है। मतलब जैसे ही पृथ्वी से ऊपर पहुंचता है ना, तो ये मैग्मा कहलाता है। ठीक है, और जैसे ही ठंडा होने लगता है फिर से चट्टानों वगैरह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे फिर ज्वालामुखी बम राख, धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक की कुछ मात्रा, क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल इसमें होते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, पीटी में आया था ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है, की मात्रा भी इसमें से निकलती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, पीटी में आया था। ये फिर आगे आपको दे रखे हैं जैसे सिल्ड ज्वालामुखी, तो ये आपको थोड़े थोड़े देख लेने हैं, बस थोड़ा इनके बारे में जानना है। ठीक है, ज्यादा इनके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इनमें सबसे एक अच्छा उदाहरण है। ज्वालामुखी बेसाल्टिक से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के रूप में ठंडे होने से बन जाते हैं। ठीक है, तो सिल्ड ज्वालामुखी आप देख लो, ये आपके सिल्ड ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आपको हवाई द्वीप पर अभी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में आपका इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आगे फिर जैसे ज्वालामुखी कुंड, तो ये भी इतने वो नहीं है। ठीक है, एंड आगे आपका कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें रहा नहीं। ठीक है, और सारा भी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि क्लास 12 के या 11th के एग्जाम तो देने नहीं, हमें तो अपनी सिविल सर्विस के लिए अपना इसमें देखना है। ओके, और एस्पिरेंट आपसे एक बात और कि जो हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी होती है 6 to 12, ये हमारी केवल इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बस मैपिंग और आ जाए थोड़ा सा करंट, तो हमारा ज्योग्राफी का लगभग काम हो जाता है। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए कोई इतनी अच्छी खासी स्टैंडर्ड बुक नहीं है जिससे हमारा कवर हो जाए। बट आपने जैसे टॉपर से सुना होगा, वो भी यही कहते हैं कि केवल आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो 6 to 12, उसी से ही काम हो जाएगा। तो हमें भी केवल अपनी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो चलो कल से अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।